Okay, so we'll start with next question. Question 7th. A long solenoid consisting of 1.5 into 10 power 3 turns per meter. तो आपको given quantities में number of turns per meter small n दिया है 1.5 into 10 power 3 turns per meter. And this solenoid has an area of cross section which is 25 centimeter square, 25 into 10 power minus 4 meter square. A coil C consisting of 150 turns, so NC is equal to 150 turns, is wound tightly around the center of solenoid. Calculate for a current of 3 ampere in the solenoid. So current I is 3 ampere. We are supposed to calculate three different things. So we are supposed to find A, magnetic flux at the center of solenoid phi. B, we are supposed to find out फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल सी. अब ये दोनों चीजें मोर और लेस सेम है, सिर्फ फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल सी इज फाई सी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर. तो मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. फ्लक्स डेंसिटी कैसे फाइंड करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, तो मोर और लेस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मैग्नेटिक फील्ड. कैसे? क्योंकि आपको पता है फ्लक्स इज बी इंटू ए, तो बी इज इक्वल टू फ्लक्स बाय ए. तो फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज फ्लक्स डेंसिटी. तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी है. फिर भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है टेस्ला. मतलब क्या पूछा है? मैग्नेटिक फील्ड पूछा है. दिस इज व्हाट यू शुड नो. देन सी द एवरेज EMF induced in the coil if the current in the solenoid is reversed in direction in a time of 0.5 seconds. तो EMF induced पूछा है आपको. So these three things you are supposed to find out. Formulas we will be using. सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं because it will give you more idea about question. So if you know figure, in this case you will be able to solve this question easily. हमारे पास एक सोलेनॉइड है, राइट. इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमको दिए हैं. तो पहले मैं आई जस्ट कंप्लीट ड्राइंग सोलेनॉइड. And then we will show number of turns here. So these are the turns on the solenoid. Like this. And then आपको मान लो ये this is axis. Just a minute. This is axis of solenoid. Good. Now what they are telling you is कि इस केस में और एक कॉइल है. अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ 150 टर्न्स इज वाउंड टाइटली अराउंड द सेंटर. मतलब यहाँ पे और एक कॉइल है, कॉइल C which is having 150 turns, something like this. ये कॉइल C है which is wound tightly around the center. ऐसा डायग्राम है, राइट. तो ये समझना जरूरी था. तो नाउ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हमको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालना है तो ये आता है μ0 Ni. ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में देखा था. द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
करंट इन द सोलेनॉइड इज म्यू 0 Ni। देन आपको पूछा है फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज सिंपल। Flux linked with the coil is number of turns in the coil and flux associated with each turn. And this flux associated with each turn is B into A। है ना, टोटल फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स विथ ईच टर्न। तो NC नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल C, क्योंकि आपको पूछा है फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल C, राइट, इनटू फ्लक्स विथ ईच टर्न, एंड फ्लक्स विथ ईच टर्न phi m ये होता है B into A। B आप पहले फाइंड करने ही वाले हो, एरिया आपको दिया हुआ है, तो दिस इज हाउ यू सपोज टू डू इट। देन एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है फिर, डी फाई बाई डी टी। तो क्योंकि एवरेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल सी बोला है, इसलिए डी फाई सी बाई डी टी। गुड, तो लेट्स डू इट वन बाय वन, इजी है ये। पहला केस बी इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई। म्यू 0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको दिया है 1.5 इंटू 10 पावर 3, एंड करंट की इनिशियल वैल्यू बोली है 3। तो ये इजी है बिकॉज दिस इज 1.5 इंटू 4 इज 6, 6 इंटू 3 इज 18, 18 इंटू पाई, तो 56.6 ऐसा आएगा ये, रफली रफली। तो दिस इज गोइंग टू बी 56.6 इंटू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला, है क्या? यस, 5.66 इंटू 10 पावर माइनस 3 मतलब 56.6 इंटू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला। और ए पार्ट खत्म। बी पार्ट, flux linked with coil C is number of turns in coil C into magnetic induction into area। नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इज 150 और बी की वैल्यू अभी आपने फाइंड की 56.6 इंटू 10 पावर माइनस 4, एरिया इज 25 इंटू 10 पावर माइनस 4, राइट। तो इसको सॉल्व करो, तो इट इज इजी थिंग इफ यू सॉल्व दिस, ओके। सो यू आर सपोज टू सॉल्व दिस, तो जो भी वैल्यू आएगी whatever it is, so let me just do it quickly on calculator because I just need to verify if what they are saying is correct, okay। तो 150 into 56.6 into 25, 212250, तो 212250 into 10 पावर माइनस 8। तो इसको हम 1 2 3 4 5 आई कैन राइट इट एज 2.1225 इंटू 10 पावर माइनस 3 वेबर, है क्या आंसर में? यस, 2.12 इंटू 10 पावर माइनस 3 वेबर, दैट इज करेक्ट आंसर। So it is correct, okay। Then last thing that we are supposed to do, so what I'm going to do is I'm just going to delete this one because जरूरत नहीं है हमको। Good, and then shifting this little bit, good, this little bit, good, done। Last part, C part, EMF induced is d phi by dt, है ना। लेकिन हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि इनिशियल फ्लक्स अभी आपने निकाला, ये इनिशियल फ्लक्स है 2.12 into 10 पावर माइनस 3, ये इनिशियल फ्लक्स है। फाइनल फ्लक्स क्या बोला है क्वेश्चन में, इन्होंने बोला है द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ द करंट इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड। करंट रिवर्स होने का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स होना, मतलब जो फ्लक्स होगा दैट इज माइनस नाउ, सिर्फ फ्लक्स की वैल्यू आपको माइनस लेनी पड़ेगी, दैट्स इट। और dt की वैल्यू दी है आपको 0.5 सेकेंड्स। मतलब आप जब सॉल्व करोगे व्हेन यू विल फाइंड आउट E, तो इसको मैं सिर्फ मॉड लिख दूंगा, सो दैट इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन टी dt। मतलब EC इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस 2.12 इंटू 10 पावर माइनस 3 माइनस इनिशियल वैल्यू 2.12, और दोनों में से 10 पावर माइनस 3 कॉमन निकाल लिया मैंने,
अपॉन dt कितना है, dt बोला है 0.5 सेकेंड्स। तो कुछ नहीं है ये, इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट EC इज इक्वल टू, ये हाफ जो नीचे हाफ है वो ऊपर जाके 2 बन जाएगा, और 4.24 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, देखो 2.12 और 2.12 दो बार, दैट इज 4.24, और नीचे 0.5 है तो 0.5 हाफ, हाफ भी ऊपर जाएगा 8.48, सो यू विल हैव 8.48 into 10 power minus 3 वोल्ट आ गया आपका करेक्ट आंसर। तो दिस इज हाउ यू वेर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th हमने कल ले लिया था, तो 9th, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन ऑफ 50 मीटर, विंग स्पैन मतलब लेंथ ऑफ द विंग 50 meter, flies horizontally in Earth's magnetic field of 6 into 10 power minus 5 Tesla at a speed of 400 meter per second. Calculate the EMF induced or generated between the tips of the wing. तो लेंथ L दिया हुआ है 50 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू दी हुई है 6 into 10 power minus 5 टेस्ला, वेलोसिटी V आपको दिया हुआ है 400 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करने के लिए बोला है EMF इंड्यूस्ड। आपको पता है कि हम लोगों ने EMF इंड्यूस का एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला डिराइव किया था, B इंटू एल इंटू वी। तो हो गया क्वेश्चन खत्म, E इज इक्वल टू बी एल वी। हमको B पता है, B हमारे पास 6 इंटू 10 पावर माइनस 5 है, हमको L पता है 50 है, हमको V पता है 400 है। तो इट इज सो इजी कि ये 2 0 और ये एक 3 और ये -5 मतलब -2, तो 10 पावर -2, 6 into 5 is 30, 30 into 4 is 120, तो 120 मतलब 12 into 10 power minus 1 मतलब 1.2 वोल्ट लास्टली। तो फाइनली यू विल हैव दिस आंसर टू बी 1.2 वोल्ट, ऐसा आंसर आएगा। सिंपल सिंपल, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, so next question. Okay, so this question number 10, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए हुए हैं। हमारे पास एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं। ओके, वी आर रोटेटिंग इट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो इन दिस केस कितना EMF इंड्यूस होगा, ऐसा क्वेश्चन है ये, ऐसा ही पूछा होगा, राइट। सो अ स्टिफ semicircular wire of radius R is rotated in a uniform magnetic field B about an axis passing through its ends. If the frequency of rotation of wire is F, calculate the amplitude of alternating EMF in the wire. So because we have done 3 to 4 times such question, so I would like you to take it as assignment because you also need to think little bit. हमने पूरे एक डिस्क का किया था लास्ट सेशन में, हमने रोटेटिंग बार मैग्नेट का किया था थियरी में। अब सेमी सर्कुलर वायर को आप रोटेट कर रहे हो, ये आपको खुद को ट्राई करना है, तो दिस इज असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF बिटवीन द एंड्स ऑफ एन एक्सल ऑफ a railway carriage 1.75 meter long traveling on level ground with velocity 50 km per hour. The vertical component of Earth's magnetic field BV is given to be 5 into 10 power minus 5 Tesla. So this is an easy question,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। So you have length 1.75 meter, you have velocity 50 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, तो दैट इज 250/18 मीटर पर सेकेंड। ओके राइट, तो देन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपको वैल्यू ऑफ B दिया हुआ है, तो यू हैव बीन गिवन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है, एंड दैट्स ऑल यू नीड। सो 5 × 10⁻⁵। अब फॉर्मूला याद हो नहीं हो, गिवन पैरामीटर देख के समझ में आ ही जाता है कि आपको B × L × V करना है, तो सिंपल थिंग। तो आपको पूछा है व्हाट इज इंड्यूस्ड EMF, तो EMF इंड्यूस कितना है वो फाइंड करना है, एंड आई टोल्ड यू इट इज वेरी सिंपल, इट इज जस्ट B × L × V। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे BV बोल रहे हैं क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है, तो डजंट मैटर। तो यू कैन राइट E इज इक्वल टू B की वैल्यू 5 × 10⁻⁵, L की वैल्यू आपको दी है 1.75, और ये आपके पास आया 250/18। तो इतना ही आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट। 250 × 5, 25 × 5 is basically 1250 into 1.75. Let me check. 250 into 1.75 into 5 divided by 18, 121.5, 121.52 into 10⁻⁵। तो अगर मुझे मिली वोल्ट में लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 1.215 मिली वोल्ट। तो करेक्ट है, 1.222 मतलब 1.215 मिली वोल्ट, तो करेक्ट है, आंसर में कोई इशू नहीं है, इट्स करेक्ट। तो एज यू सी क्वेश्चंस हियर आर रियली सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of mutual inductance of two coils is 10 millihenry. If the current in one coil changes from 5 ampere to 1 ampere in 0.2 seconds, calculate the value of EMF induced in the other coil. Also calculate the value of induced charge. आपको इंड्यूस EMF के साथ साथ इंड्यूस चार्ज भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। पासिंग थ्रू द कॉइल इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5 ओहम। तो सिंपल क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब M is 10 millihenry, 10 × 10⁻³ Henry. If the current in the one coil changes at a rate of मतलब DI is basically final current minus initial current, मतलब 1 - 5 मतलब -4 एम्पियर, और पर सेकेंड क्योंकि टाइम भी दिया है आपको, कितने टाइम में चेंज हो रहा है तो वो भी दिया है, तो लेट्स फाइंड आउट DI/dt ओवर हियर। तो बेटर रहेगा, it will be better that we find out DI/dt directly. तो it is divided by 0.2, 0.2 मतलब ये आ जाएगा आपका -20 एम्पियर पर सेकेंड। DI/dt मिल गया, राइट। देन आपको बोला है रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है आपको 5 ओहम का, एंड यू आर सपोज टू फाइंड A।
you're supposed to find EMF induced, you're supposed to find out how much is the charge flowing, right? So these are the two things that you're supposed to find out. फॉर्मूला बहुत सिंपल है. म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस अगर आपको पता होगा तो EMF induced in second coil is minus M di1 by dt, rate of change of current in the first coil. तो ये जो मैंने निकाला है ये di1 है, ऐसा है. Secondly, in B option you're supposed to find out delta Q. अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि डेल्टा Q कैसे फाइंड करेंगे. दिस इज वेयर स्टूडेंट्स डोंट सॉल्व इट, दे जस्ट लीव इट. तो कैसे करेंगे, तो इजी है. कैसे करेंगे आपको पता है, क्या पता है आपको? व्हाट वी नो इज करंट I2 is equal to delta Q2 अपॉन डेल्टा QT. और आपको पता है, देखो क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल. पहले तो क्वेश्चन समझ लो. हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस है, हमने करंट चेंज किया था पहली कॉइल में, ईएमएफ इंड्यूस हुआ दूसरी कॉइल में. दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब ये होता है कि करंट इंड्यूस हुआ दूसरी कॉइल में. तो जो मैं I2 लिख रहा हूं ये इंड्यूस्ड करंट है इन द सेकेंड कॉइल. याद करो डायग्राम ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. दो कॉइल थे, एक को आपने बैटरी कनेक्ट किया था अलोंग विद की, और एक में आपने सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था, दैट्स इट. तो हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम हियर, करंट चेंज हमने किया प्राइमरी में, उससे ईएमएफ इंड्यूस हुआ सेकेंडरी में, चार्ज फ्लो हुआ सेकेंडरी में. तो हमको वो चार्ज फ्लो इन द सेकेंडरी पूछा है. व्हाट इज करंट? करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. बट इट इज ऑल्सो इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस, है ना, V by R. करंट इज Q by T बट इट इज ऑल्सो V by R फ्रॉम ओहम्स लॉ. तो बस वही यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे. इट इज इजी, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है ये. तो ए पार्ट तो आप इजीली सॉल्व कर ही सकते हो, बिकॉज E2 इज इक्वल टू माइनस एम di1 by dt. और एज वी नो वैल्यूज, m की वैल्यू 10 पर माइनस 2 है, 10 पर माइनस 2 हेनरी है, और di1 by dt की वैल्यू -20 है. तो हो गया सॉल्व क्वेश्चन. तो ये आपका आ गया 2 इंटू 10 पावर -1 मतलब 0.2 वोल्ट. तो 0.2 वोल्ट आ गया आपके पास, खत्म. बी ऑप्शन, डेल्टा Q2 इज इक्वल टू E2 बाई R2 इंटू डेल्टा टी, बराबर. अभी E2 हमने फाइंड किया है, R2 हमको दिया है, डेल्टा टी हमको दिया है. तो यह आ गया आपका बेसिकली 4/5 इंटू 10 पावर -2, क्योंकि 0.2 इंटू 0.2 मतलब 4 इंटू 10 पावर -2 अपॉन 5. 4/5 इज 0.8, तो 0.8 इंटू 10 पावर -2 मतलब ये आपके पास आ जाएगा 8 इंटू 10 पावर -3 कूलम, मतलब ये आ जाएगा 8 मिली कूलम. ऑप्शन नहीं, आंसर इज करेक्ट. So this is how you were supposed to solve this question. extremely simple है, extremely simple है. Next question. An EMF of 96 millivolt, an EMF of 96 millivolt is induced in the windings of a coil when the current in the nearby coil is increasing at a rate of 1.2 ampere per second. What is mutual inductance M of the two coils? तो बहुत सिंपल है ये भी. It is extremely simple. So what you are given is, आपको दिया है EMF induced 96 into 10 power -3 वोल्ट. मैं मान लेता हूँ ये EMF induced सेकेंड कॉइल में बेसिकली, राइट.
when the current in the nearby coil, मतलब rate of change of current in the primary coil, first coil is 1.20 ampere per second. Correct. You are supposed to find out mutual inductance. And I'll directly solve this question because there's nothing in this question. We know that E2 is magnitude wise, mod of E2 is M di1 by dt. So this gives me M is equal to mod of E2 upon di1 by dt. So this is equal to 96 into 10 power minus 3 upon 1.2 मतलब 12 into 10 power minus 1. ओके, तो ये आ जाएगा 1 जा एंड 8 जा, राइट. तो ये आ जाएगा 8 into 10 power minus 2 मतलब 80 into 10 power minus 3 हेनरी, मतलब 80 मिली हेनरी. तो वो आंसर में दिया है 80 मिली हेनरी. तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, बहुत इजी है. क्वेश्चन 14th. A long solenoid of length L, cross sectional area A, having N1 turns primary, has small coil of N2 turns secondary, wound about its center. Determine the mutual inductance of the two coils. I am not going to waste a lot of time, so I'm just going to copy and paste because this question is more or less same. हमको यहाँ पे वही डायग्राम की जरूरत पड़ने वाली है. This one we need. It's the same diagram that we have to use. Long solenoid of length L. तो ये जो solenoid है आपका पास, उसका लेंथ जो है, ये जो लेंथ है इसका, दिस इज L. So this length of the solenoid is L. Cross sectional area, this is A. Number of turns, ये जो रेड में वाइंडिंग है इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 है. Has a small coil N2, तो यहाँ पे एक स्मॉल कॉइल N2 है अंदर. समथिंग लाइक दिस. इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है. म्यूचुअल इंडक्टेंस of the two coils find करना है, और this is extremely simple case. क्यों? Because we already know, क्या पता है हमको, flux associated with secondary second coil is number of turns in the second coil multiplied by flux associated with each turn, राइट. तो phi2 इज इक्वल टू N2. फ्लक्स किसकी वजह से आएगा? फ्लक्स आएगा ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, क्योंकि फर्स्ट कॉइल में करंट था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कॉइल इनटू एरिया, राइट. गुड. देन हमको ऑलरेडी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल इज गिवन बाय μ0 N1 I, करंट थ्रू द फर्स्ट कॉइल, into A. We already know this, current through the first coil I1 basically, right. Then we also know that this small N1 is number of turns in the primary, the first coil, divided by length I1 into A.
गुड गुड। देन अगर आपको ये पता होगा, बट व्हाट वी नो इज, हमको ये पता है कि phi 2 is mutual inductance M into current through first। ये तो थ्योरी में सीखा है आपने, मैं वापस रिपीट करूंगा क्वेश्चन, लेकिन दिस इज वेरी बेसिक थिंग। सो इक्वेशन नंबर 1, व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस M एज म्यू जीरो, राइट, म्यू जीरो N1 N2 N1 N2 A by L। तो you will get, let me delete this, N1 N2 A by L। ये मिल गया आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। आंसर में यहाँ पे नीचे L होना चाहिए था, तो आंसर मिसप्रिंट है। तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर एक कॉइल है। तो मैं वापस से बताता हूँ, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन। हमारे पास एक सोलेनॉइड है, उस पर रेड कलर की वाइंडिंग मैंने बताई है, N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है। इसके अंदर एक दूसरा वाइंडिंग है, दूसरा कॉइल है, मोर और लेस ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, मोर और लेस। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो N2 है, राइट। हमको पता है फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंड कॉइल, द वन इन द ब्लू, is equal to number of turns in the secondary coil into flux linked with each turn। total flux क्या होता है, flux with each turn multiplied by number of turns, right। but flux phi m ये कहां से आ रहा है, it is because of the current through the first coil, मतलब B1A। और हमको पता है सोलेनॉइड के केस में जब आप प्राइमरी में से, मतलब वाइंडिंग में से, फर्स्ट कॉइल में से करंट पास करोगे तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा दैट इज म्यू जीरो N1 स्मॉल n1 I1, वेयर N1 इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल N1 बाय L हमने कर दिया सब्स्टिट्यूट, राइट। देन उसके बाद सिर्फ हमने phi 2 इक्वल टू mi, ये फॉर्मूला है Mi1, कंपेयर कर लिया, हमको मिल गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, खत्म। तो नो बिग डील, सिंपल। 15th, the primary and secondary of a transformer each have a mutual inductance of 200 into 10 power minus 6 Henry. The mutual inductance M between the windings is 4 into 10 power minus 6 Henry. What percentage of flux from one coil reaches the other coil, right। तो आपको क्या दिया है, आपको बोला है कि प्राइमरी और सेकेंडरी, आपको ट्रांसफार्मर पता है, नहीं पता है तो मुझे दिखाना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट।
ये है ट्रांसफॉर्मर. ओके, गुड. देन व्हाट शुड वी नो इज, हमको क्या पता होना चाहिए. यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो व्हाट दे आर टेलिंग यू इज कि ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब जब उन्होंने बोला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर ईच हैव एन इंडक्टेंस ऑफ, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल नहीं, ईच ईच है मतलब दोनों का अलग अलग से. 200 मतलब 2 into 10 पावर माइनस 6 हेनरी, या फिर 200 लिखो या तो 2 into 10 पावर माइनस 4 लिखो, ठीक है. और दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है that is 4 into 10 power minus 6 Henry, and then they are asking you to find out what percentage of the flux of each coil reaches the other coil. तो दोनों का कितना फ्लक्स दूसरे पे पहुंच रहा है, मतलब इन शॉर्ट दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. आपको याद होगा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या था, it is a fraction which tells you how much flux of one is reaching other. And if you remember, coefficient of coupling was K was mutual inductance M upon under root of L1 into L2 मतलब LS into LP. तो ये फॉर्मूला था. So solution is simple again. Good. So it is K equal to M. M is 4 into 10 power minus 6 under root of एल एस एल पी सेम है, तो इसको मैं बोल देता हूं L, तो L स्क्वायर, मतलब इन शॉर्ट दिस इज जस्ट K इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 बाई L, मतलब M बाई L है इन शॉर्ट. तो यू विल हैव K is equal to 4 into 10 power minus 6 upon L is 200 into 10 power minus 6. Cancel. Right? One za, मतलब ये आपको पता है. You can solve this. 1 za 50 za. 1 by 5 is 0.2 और 10 power minus 1 मतलब 0.02. कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हो गया. अगर परसेंटेज में लिखना है तो आप लिख सकते हो 2%, 0.02. Right? So this is how you can solve. Actually, you can write in both fraction or as well as percentage. Right? So this is how you can solve this question. Next question. A toroidal ring made from a bar of length L. Toroid आपको पता होना चाहिए because हमारा हुआ है already. So it is made up of from a bar of length L, diameter D, which is 1 centimeter and length is 1 meter, is bent into a circle. It is wound tightly with 100 turns per centimeter. If the permeability of bar is equal to that of free space, calculate the magnetic field inside the bar. When the current I circulating through the turns is 100 ampere, also determine the self-inductance of the coil. So first of all, what is given to you is, you need to note it down. Length 1 meter, diameter 1 centimeter, मतलब radius is 0.5 meter and 0.5 centimeter, and you can convert it into meter also. Then number of turns per centimeter दिया है, small n दिया है 100 per centimeter, क्योंकि number of turns 100 turns per centimeter बोला है. Then what else is given to you? हाँ, बाय द वे ये टर्न्स पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पर सेंटीमीटर, टर्न्स पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज 10 पर माइनस 2,
ओके, तो ये 100/10⁻² पर मीटर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 पर मीटर आ जाएगा। तो देर आर 10⁻4 टर्न्स पर मीटर। देन ओके, उसके बाद रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आप निकाल सकते हो यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर, विच इज 5 इंटू 10⁻³ मीटर, है ना। वो कन्वर्जन आप करते बैठोगे। सो व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट। ए, मैग्नेटिक फील्ड बोला है आपको, मतलब बी की वैल्यू बोली है। बी आपको बोला है सेल्फ इंडक्टेंस एल। फॉर्मूलाज यू शुड नो बाय नाउ, आपको पता होना ही चाहिए कि जैसे टोराइड हो सोलेनॉइड हो, दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 एन आई आता है बी, और आई करंट आपको बोला है 100 एम्पियर है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर इट वाज म्यू 0 n² L/A। हमने ये डिराइव किया हुआ है, वी हैव डिराइव्ड दिस। हमने L/L म्यू 0 n² A ऐसा डिराइव किया था, इफ यू रिमेंबर वी हैव डिराइव्ड दिस, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो A, B is equal to म्यू 0 Ni, म्यू 0 is 4 pi into 10⁻⁷ into number of turns per unit length, मतलब पर मीटर की बात चल रही है यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू n की वैल्यू 10⁻4 है, करंट की वैल्यू आपके पास 100 है, मतलब 10² है, तो मिल गया आंसर 4 पाई इंटू 10⁻³ 4 इंटू 3.14 इज 12.56, तो 12.56 इसको 10⁻³ ऐसा सब सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग आंसर, योर रिक्वायर्ड आंसर। बाय द वे दिस इज 10⁻⁻1 नॉट -3, क्योंकि ये -7 और +6 है। दिस इज 12.56 टेस्ला इंटू 10⁻⁻1 ऑफ कोर्स, तो आपको मिल गया 1.256 टेस्ला। ऑप्शन आंसर करेक्ट दिया हुआ है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला मैंने जैसे आपको बताया, तो यू नो म्यू 0 इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷, यू नो n का स्क्वायर, स्मॉल n 10⁻4 है, उसका स्क्वायर 10⁻8, लेंथ 1 मीटर है, और एरिया, एरिया आप कैसे निकालते हो, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया होता है पाई टाइम्स ऑफ रेडियस स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे 4 पाई इंटू 10⁻1, क्योंकि -7 + 8 इज 1, इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर हमारे पास है 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर, 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 10 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6। तो आपको पता होना चाहिए, इजी है ये। 4 इंटू 25 इज 100, 100 इंटू 10 इज 1000, पाई स्क्वायर इज रफली 10, तो 10,000 हो गया ये। मतलब ये मल्टीप्लीकेशन ही आपका 10⁻⁴ आ गया इंटू 10⁻⁻6, मतलब 10⁻⁻2 हेनरी, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻3 हेनरी, मतलब 10 मिली हेनरी। ये आ गया आपका आंसर। So this is how you solve this question. Simple, simple. Last oral question. A uniform magnetic field B of t, मतलब magnetic field is changing with respect to time. It is dependent on time basically. Pointing upwards fills a circular region of radius s in horizontal plane. If B is changing with time, induced EMF, या फिर फाइंड द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इंड्यूस ईएमएफ पूछा है, मतलब डायग्रामेटिकली ड्रॉ करोगे तो कर सकते हो, वैसे नॉट रिक्वायर्ड, बट जस्ट टू टेल यू ये ऐसा है हमारे पास। ओके, तो मोर और लेस लाइक दिस, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है विच इज
which is actually pointing upwards, and it fills a region of radius s. ऐसा है, this is s, so something like this. Okay, and now हम लोग कॉइल को नहीं रोटेट करवा रहे, वी आर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो इजी है, E is equal to minus d phi by dt. Phi is nothing but d dt of b into a, because phi is, you know, phi is b into a, तो ऐसा है, which is equal to minus, अब a कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। एरिया क्या होता है, सर्कुलर सर्कुलर रिंग का पाई आर स्क्वायर, तो पाई एस स्क्वायर डी बी बाई डी टी, खत्म हो गया, एंड ऑफ द स्टोरी। सिंपल क्वेश्चन था, राइट। सो वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। सिर्फ एक असाइनमेंट है आपको, वो आप खुद करोगे, और एक चीज और, एक मैं असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ एडी करंट्स पढ़ने का। एडी करंट्स सिंपल टॉपिक है, जस्ट रीड इट एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर।